गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 ऑफ पीजीवी रिवीजन सीए इंटर। आपने लास्ट लेक्चर में मेरे पास डेप्रिसिएशन का टॉपिक कर लिया था। जिन बच्चों ने आईसीआई के क्वेश्चंस नहीं करे, प्लीज आज उनको सॉल्व कीजिए। वो फॉर्मेट किस तरह बना रहे हैं, नोट्स किस तरह लिख रहे हैं, वो सारी चीज देख लीजिए। अब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन उन यूनिट्स के लिए जो पावर जनरेटिंग या पावर जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब पावर में। तो बिजली वाली कंपनियां आ गई एक तरह से। पहली बात तो इनको जो डेप्रिसिएशन का ऑप्शन है वो एसएलएम मेथड भी लगा सकते हैं, डब्ल्यूडीबी भी लगा सकते हैं। ध्यान रखना, हमारे बिजली कंपनी के केस में अगर आप एसएलएम मेथड लगाते हो तो यहाँ पे ब्लॉक कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी इंडिविजुअल एसेट्स पे। कौन से मेथड में? एसएलएम। अगर डब्ल्यूडीबी हुआ फिर तो ब्लॉक कंसेप्ट ही चलेगा, फिर ब्लॉक कंसेप्ट ही चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इस पॉइंट के अंदर। एक तो आती है टर्मिनल डेप्रिसिएशन। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको तीनों चीजें क्लियर करता हूं। मान लीजिए एक एसेट की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज। आप इस पे डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं एसएलएम लगा के, स्ट्रेट लाइन मेथड लगा के 2 इयर्स का। मान लेते हैं पर ईयर 1 लाख, तो 2 इयर्स में डेप्रिशिएट होके इसकी डब्ल्यूडीबी कितनी रहेगी? इसकी डब्ल्यूडीबी कितनी रहेगी जी? डब्ल्यूडीबी रहेगी 8 लाख। यस और नो? अब 8 लाख की जो डब्ल्यूडीबी है, इसको अगर तो मान लो एसेट चलता रहा, ये हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख डेप्रिशिएट होती रहेगी। लेकिन अगर मान लो एसेट सेल हो जाता है, तो सुनिएगा अब यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है। मान लीजिए एसेट की सेल प्राइस है 9 लाख। यह काम करता हूँ, पहले केस में मैं एसेट की सेल प्राइस लेता हूँ, मान लीजिए 5 लाख। हो सकता है भाई 8 लाख क्लेम करना था, पर कितना पैसा मिल गया? 5 लाख। तो 3 लाख रुपीज कम रह गया मिलने वाला। यहाँ पे हमारा एक्ट यहाँ बोलता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, या आपकी बची कुची डेप्रिसिएशन। यानी 3 लाख रुपया एक ही बार में आप कहाँ चार्ज कर लो? P&L में, और पीजीबीपी में अलाउड है। अगर बताओ यहाँ पे 8 लाख 8 लाख की सेल प्राइस आ जाती, फिर क्या ट्रीटमेंट होता? फिर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी, टर्मिनल कुछ नहीं होना था, बस 8 लाख क्लेम करना था, 8 लाख मिल गया, बात खत्म। ठीक है। अगर 8 लाख का मैं यहाँ पे 8.5 कर दूं, उस केस में सुनिए क्या होगा। टर्मिनल डेप्रिसिएशन तो है नहीं, बल्कि इस बार तो लॉ क्या बोलेगा, 8 लाख क्लेम करना था, आपको मिल गया 8.5, तो 50,000 रुपीज आपको ज्यादा मिल गया। ये 50,000 रुपीज बताओ टैक्सेबल किया जाएगा? यस। किस हेड में? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है ये पीजीबीपी ही है, ये बैलेंसिंग चार्ज है। सेक्शन नंबर 41 सबसेक्शन 2। ये जो है ये बैलेंसिंग चार्ज है। बैलेंसिंग चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब ये है कि आप 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन जो क्लेम कर चुके थे, वो आप P&L में कर चुके थे। इसका मतलब 8 लाख से ऊपर जब तक आपको 10 लाख रुपीज रिकवर नहीं हो जाता, 2 लाख रुपीज तो आपका जो एक्सेस हो रहा है, मतलब 2 लाख रुपीज तक तो डेप्रिसिएशन का ही रिवर्सल है। क्योंकि 2 लाख रुपीज आप कहाँ चार्ज कर चुके हो? P&L में। तो अगर उसकी रिकवरी होगी कल को, वो तो P&L की फिगर है, यानी वो पीजीबीपी इनकम है। तो यहां हम बोलते हैं जितना पैसा डब्ल्यूडीपी से ऊपर मिला आपको, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट। बताओ कॉस्ट कितनी है यहाँ? 10 लाख। और डब्ल्यूडीपी से ऊपर कितना गया मेरा यहाँ पे? 50,000। कॉस्ट से ऊपर तो जा नहीं रहा। दिस इज माई बैलेंसिंग चार्ज। ये भी पीजीबीपी की फिगर है, डीम्ड इनकम है। और अगर यहाँ पे मैं कर दूं 10.5 लाख, या पहले अगर मैं 10 लाख ही कर दूं मान लो, तो 10 लाख वाले केस में भी क्या होगा? 2 लाख का बैलेंसिंग चार्ज। और अगर मैं यहाँ 10 का कर दूं 10.5, तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन 0। 2 लाख रुपीज तक तो पीजीबीपी है, और बाकी का जो एक्सेस 50,000 है, दैट इज शॉर्ट टर्म गेन। 50A सेक्शन में, ये 50 सेक्शन नहीं है, 50A है। तो ये कहानी है बिजली वालों की। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये टॉपिक आज पढ़ लोगे
और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैंने आपको क्लास में करवा रखा है, और एक न्यूमेरिकल तो मैंने इसका WDV का ही करवा रखा है। WDV का जो न्यूमेरिकल है वो तो नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे कल वाले करते आए हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आगे खुशी की खबर, सेक्शन नंबर 32 AD को आप कट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 31 मार्च 2020 तक ही ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा था, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके आगे अब ये अलाउंस की बात हम नहीं करेंगे। तो सेक्शन नंबर 32 AD पूरा आप कट कर सकते हो अलॉन्ग विद इट्स न्यूमेरिकल। हालांकि कौन सा पॉइंट अब आपने ध्यान देना है 32 AD के अंदर, वो मैंने कल बता दिया था। एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला 17.5% वाला, वो भी अगर लास्ट ईयर में वो खरीद चुका है तो। यस और नो? एक बार सेक्शंस देखो दोबारा से, हम समरी के अंदर सेक्शंस क्या क्या पढ़ रहे हैं, गौर कीजिए। 28 29 हो गए हमारे, सेक्शन नंबर 30 हो गया हमारा, आज 30 31 32 भी हो गया। आज हमने ये सारा खत्म कर लिया। जितने एक सब सेक्शन याद रहे ठीक है, वरना कोई बात नहीं। जितने मैंने कॉपी में लिखवा रखे हैं आप देख लेना न्यूमेरिकल्स के अंदर, उनमें से जो आपको याद रहते हो ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट आपका ठीक होना चाहिए, सेक्शन इतना मैटर नहीं करता। यहीं तक तो पहुंचे हम, 32 AD ओमिटेड। यस और नो? अब आगे जो दुनिया थी ये थी सारी साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया। आप देख सकते हो यहाँ पे सबसेक्शन और क्लॉज लिखे हुए हैं। ये जो लेफ्ट साइड है ये होती थी इन हाउस, और ये होती थी आउटसाइड एजेंसीज। यानी एक बार रिसर्च को हम लोग ऐसे पढ़ाते थे कि इन हाउस एक्सपेंडिचर हुआ है तो कैसे कैसे अलाउ होगा, और एक बार हम आपको ये सिखाते थे कि अगर आउटसाइड एजेंसीज को पेमेंट करी जाती है रिसर्च के लिए तो क्या ट्रीटमेंट होगा। यस और नो? इस सेक्शन में एज सच कोई अमेंडमेंट तो नहीं है, पर अगर आप पढ़ोगे ना मेरा इस सेक्शन में 35 में, आपको कुछ सब सेक्शन और क्लॉजेस के नीचे ना लिखा मिलेगा कि प्रीवियस ईयर 2021 से इसकी वो चेंज होनी है डिडक्शन। 100% हो रही थी कहीं, जो अभी 125 चल रही थी या 150 चल रही थी, भी उसको हम कह रहे थे अगले ईयर से क्या कर देंगे 100%। तो अब पूरे सेक्शन के पर्पस के लिए ना 35 सेक्शन जब आप देखोगे तो आपको ज्यादातर जगहों पे क्या दिखेगा 100%। तो मैं एक बार क्विकली रिव्यू करवा देता हूँ कि सेक्शन में क्या क्या हुआ करता था। देखो इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में पहली बात तो जो रिसर्च होती थी वो रिलेटेड टू बिजनेस होनी चाहिए थी, ठीक है जी। 35(1)(1) ये बात करता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और 35(1)(4) बात करता था कैपिटल एक्सपेंडिचर की। दोबारा बोलो, 35(1)(1), 35(1)(4) रेवेन्यू और कैपिटल दोनों की बात की हुई है। सुनिएगा, तो पहली बात तो एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल है चाहे वो रेवेन्यू है, पर कैपिटल में कौन सा छोड़ देना, लैंड। आप जो ड्यूरिंग द ईयर इनकर कर रहे हो वो आप P&L में डेबिट कर सकते हो, मजा आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक बार में P&L में डाल दो, यानी ब्लॉक के धक्के ना खाते हुए मशीन सीधा कहां जाएगी P&L में, अगर वो रिसर्च के लिए यूज हो रही है। सर ये तो बात होगी ड्यूरिंग द ईयर, अगर हमने कोई एक्सपेंडिचर करा हुआ हमारे बिजनेस से शुरू होने से 3 साल पहले के बीच में कहीं भी, यानी बिजनेस शुरू होने से पहले के भी खर्चे लागू कर देता है रिसर्च के, पर क्या 10 साल पुराने खर्चे भी लागू कर देगा? नो, सिर्फ 3 साल के अंदर जो है। 3 साल कब से देखने, अगर 1 जून से आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो उल्टा चलो पिछले 3 साल 31 मई तक, तो 31 मई ये वाला, उससे पीछे उससे पीछे उससे पीछे 3 साल में जो भी आपने एक्सपेंडिचर करे हम वो भी आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन उसमें कुछ किंतु परंतु हैं। पहला, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको अलाउ कर देंगे, जैसे कि कोई रिसर्च मटेरियल खरीदा आपने या आपने रिसर्च वाले लोगों को सैलरी दी, लेकिन इसमें परक्यूजिट्स नहीं अलाउ करेंगे। सैलरी में परक्यूजिट्स अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना आप बोल दोगे क्या उतना अलाउ कर देंगे, या जितना हमारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सर्टिफाई करेगी उतना अलाउ करेंगे। और दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम अलाउ कर देंगे, लेकिन लैंड की कॉस्ट को हम अलाउ नहीं करेंगे। और यहाँ कोई वो वाला पॉइंट भी नहीं है कि हमारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी सर्टिफाई करे, यहाँ सिर्फ इतना है कि जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं सिर्फ उतना तक ही आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है ना ऊपर वाला, ये भी टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स ही होता है, ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ जो प्री
कमेंसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है सिर्फ वो टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स होगा। जो ड्यूरिंग द ईयर भी आपने इनकर किए है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट विल आल्सो बी अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल। ये ना जहाँ पे बुक में मतलब मेन नोट्स में जहाँ मैंने ये टॉपिक दिया है, जहाँ ये टॉपिक खत्म हो रहा है उसके नीचे मैंने अनअब्जॉर्ब्ड करके एक टॉपिक बनाया हुआ है अलग से, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, देख लेना आप। जिस तरह से आप ढूंढ रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कभी किताब आपने खोली नहीं है दोबारा, बड़ी चिंता होती है मुझे आपको देख के। कोई बात नहीं, अब जो है वो है। मिल गया अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो ड्यूरिंग द ईयर हो चाहे वो बिफोर कमेंसमेंट हो, दोनों का ट्रीटमेंट वही है, सिर्फ उतना ही डेबिट कर सकते हो जितना प्रॉफिट है। और अगर आप डेबिट नहीं कर पा रहे हो, अनअब्जॉर्ब्ड रह जाएगा, वो किसी और हेड से एडजस्ट हो सकता है। और अगर नहीं एडजस्ट हो रहा तो आप उसको अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड करके किसी भी और हेड से एडजस्ट कर लो। बस सैलरी और कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं करने दूंगा, जैसे डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट था। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सारा जो मैंने पहले दो पॉइंट्स आपको पढ़ाए ना, ये सारे का सारा फर्स्ट टू पॉइंट्स, ये सेक्शन नंबर 35(1)(1) प्लस सेक्शन 35(1)(4), इन दोनों का क्रक्स है। आज घर जाके इसको पढ़ लेना। इसके बाद हमारे पास ना 35(2)(a) है इसके अंदर ही, इन हाउस रिसर्च के अंदर 35(2)(a). तो पहली बात तो ये जो डिडक्शन है ये सिर्फ कंपनी एसएससी को मिलती है, यानी अगर आप एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, फर्म हो, एलएलपी हो, ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन जानबूझ के आपको कहेगा मिस्टर एक्स बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में एंगेज्ड है या मैन्युफैक्चरिंग आर्टिकल्स में एंगेज्ड है अदर देन 11th शेड्यूल आर्टिकल्स, और फिर कहेगा रिसर्च पे इन्होंने एक्सपेंडिचर किया। तो हो सकता है कुछ बच्चे धोखे में आके कौन सा सेक्शन लगा दें, 35(2)(a)(b), ये गलत हो जाएगा। 35(2)(a)(b) तभी लगेगा अगर एसएससी कौन है, कंपनी। सर कितनी डिडक्शन है, आप चेक कीजिए आपकी बुक में मेरे हिसाब से ये 150% लिखी होगी लास्ट ईयर, और इसी के नीचे टेबल भी आ रहा होगा कोई ना कोई कि प्रीवियस ईयर 2021 से कितनी हो जाएगी 100, तो ये लिख दिया हमने 100%। ये कोई बजट 2020 की अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले से अनाउंस थी, तो अब एप्लीकेबल होगी। अब क्या होगी, एप्लीकेबल। यस और नो? इसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएंगे, कैपिटल भी आएंगे, पर लैंड और बिल्डिंग नहीं आएगा। हालांकि बिल्डिंग को ना हम ये बोलते थे कि इसे 150 में कवर ना करना, 100 में कवर करना, तो अब तो ये वैसे ही 100 हो गया, तो अब तो बिल्डिंग भी यही कवर कर लो चाहे आप। मतलब मेन बात यह है कि बिल्डिंग पे भी कितनी डिडक्शन मिलेगी, 100%। यस और नो? बाकी हमने ये लिखा हुआ है कि एसएससी डिडक्शन कहाँ ले सकता है बिल्डिंग की, 35(1)(4) में, और 35(1)(4) में कितनी मिलती है, 100%। अब तो सेम ही है। और अगर बिफोर कमेंसमेंट वाले खर्चे हैं, वहां भी हम पहले ये बोलते थे कि बेटा बिफोर कमेंसमेंट वालों पे 35(2)(a) मत लगाना, उस पर 150% मत देना। तो अब तो 35(2)(a) भी कितनी दे रहा है, 100%। अब ये तो पॉइंट इररिलेवेंट हो गया ना इतना, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए लिखा रहने दिया कि कहीं बिफोर कमेंसमेंट वाले पे आप 35(2)(a) ना लगा के आना, आप वो 35(1)(4) वगैरह लगाते रहना, क्योंकि ऊपर वाले ही अलाउ करते हैं बिफोर कमेंसमेंट। 35(2)(a) भी बिफोर कमेंसमेंट अलाउ नहीं करता, चाहे परसेंटेज भले ही सेम होगी पर सेक्शन का फर्क है। यस और नो? और नीचे हमने पॉइंट ये लिखा हुआ है, जिन एसेट्स पे आपने इन सेक्शन में कहीं भी डिडक्शन क्लेम कर ली है, क्या उस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यस और नो? क्योंकि जिसकी कॉस्ट ही पूरी अलाउ होगी, ना उसकी नॉर्मल डेप अलाउ होनी चाहिए ना उसकी एडिशनल डेप अलाउ होनी चाहिए। और लास्ट में डिडक्शन यहाँ पे पूरे सेक्शन में सिर्फ है एक्यूजिशन पे, यानी हमारे इस रिसर्च वाले सेक्शन में कहीं भी लैंग्वेज ये नहीं कहती पुट टू यूज करो, सिर्फ क्या बोलती है एसेट एक्वायर्ड पे आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। डेप्रिसिएशन आपको मिलती है पुट टू यूज पे, लेकिन 35 का डिडक्शन आप एक्यूजिशन पे भी कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखते ही देखते हमारी इन हाउस रिसर्च हो गई कंप्लीट। इन सभी पूरे लेफ्ट साइड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, द रिसर्च मस्ट बी रिलेटेड टू द बिजनेस। अगर इन हाउस रिसर्च में आप कोई ऐसी रिसर्च करते हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं राइट साइड पे।
राइट साइड डील करती है मेकिंग पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज, सॉरी। तो ऊपर हमने हेडिंग में लिखा है रिसर्च मे और मे नॉट बी रिलेटेड, यानी जहां आपने आउटसाइड एजेंसीज कोई पेमेंट कर दी, तो चाहे रिसर्च वो रिलेटेड करें हमारे बिजनेस से, चाहे नॉट रिलेटेड करें, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसका सबसे पहले हमने कवर किया है सेक्शन नंबर 35(1)(2). यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ये ना वो वाले पॉइंट होते थे जहां पे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोई ऐसी एसोसिएशन है जो साइंटिफिक रिसर्च कर रही होती थी और आप उनको पेमेंट कर देते थे, तो आपको डिडक्शन मिल जाया करती थी 150%। उसको भी अब कितना कर दिया है 100%। आप चेक कर सकते हो, उसके नीचे भी लिखा हुआ होगा यस और नो। और अब तो सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च ये दोनों बराबर हो गए, चाहे साइंटिफिक रिसर्च का क्वेश्चन आ जाए चाहे सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल का आ जाए। अब तो काम और आसान हो गया आपके लिए याद करना, खुश हो गए हो आप। लेकिन जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हुए हैं लास्ट ईयर वो ध्यान से रिवाइज करना आप, क्योंकि वहां पे चेंजेस हो गए। यस और नो, चेंजेस कोई इतने बड़े नहीं है कि उसके लिए आप घबराओ, सिर्फ 150 की जगह 100। यस और नो। और एक यहाँ पे पॉइंट होता था कि दो दो यहाँ पे पॉइंट ऐसे हैं जहां रिसर्च रिलेटेड होनी चाहिए आउटसाइड एजेंसीज वाले केस में भी। तो 35(1)(2)(a), इसमें क्या होता है, पेमेंट करनी है आपने कोई अप्रूव्ड एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं, यहाँ वर्ड है इंडियन कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो। गौर करना, जब मैंने ये बायोटेक वाला पॉइंट बताया था तब मैंने कहा था असेसी कंपनी होनी चाहिए जिसने डिडक्शन क्लेम करनी है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा सेफी कौन हो, यहाँ मैं कह रहा हूँ सेफी कोई भी हो सकता है, बस पेमेंट किसको करनी है, इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी भी कौन सी, जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड हो। और इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है ना इस कंपनी का, हैविंग मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, यानी कंपनी कैसी हो जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, रिसर्च का। ऊपर से वो हमारी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है। तो अगर ऐसी कंपनी को आप पेमेंट करते हो तो हम खुश होंगे और आपको क्या देंगे, डिडक्शन कितनी, 100%। पर शर्त है कि जिस कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हो वो ऐसे एरिया में रिसर्च करे विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। और एक हमारे पास सेक्शन आता है यहाँ 35(2)(a), यहाँ पे आपको एक वर्ड याद होगा नेशनल लैब या यूनिवर्सिटी या आईआईटी है, यहाँ भी साइंटिफिक रिसर्च। पर मैंने कहा था पेपर में अगर आपको नेशनल लैब वर्ड दिख जाए तो आप 150 वाली डिडक्शन दे देना। एक तो वहां भी चेंज हो गया, 150 का क्या हो गया 100। अब तो मैं कह रहा हूँ मतलब श्योर ही खत्म हो गया ना कि 35(2)(a) लगाना है या 35(1)(2) लगाना है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों केस में डिडक्शन तो 100% है। लेकिन अभी भी एक चीज मैटर करेगी कि अगर आप पेपर में सेक्शन लिख के आ रहे हो तो सेक्शन आपका गलत ना हो। नेशनल लैब अगर आ गया चुपचाप ये सेक्शन लगा देना 35(2)(a). और आपको डाउट आ सकती है सर अगर यूनिवर्सिटी आ गया और यूनिवर्सिटी में भी साइंटिफिक रिसर्च आ गया, क्योंकि ऊपर भी यही है यूनिवर्सिटी साइंटिफिक रिसर्च दिख रहा है ऊपर सबसे ऊपर। मैं ये कहता हूँ कि अगर तो आया यूनिवर्सिटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च इतना सा, फिर तो आप ऊपर की डिडक्शन देना 35(1)(2). और अगर ये लाइन आती है यूनिवर्सिटी को पेमेंट करिए फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम, तो यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड होनी चाहिए आपकी आपसे, तो वहां पे फिर आप 35(2)(a) लगाना। वैसे जनरली अगर यूनिवर्सिटी को आप पेमेंट करते हो फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस, आप सेक्शन कौन सा लगाते हो, 35(1)(2) ऊपर वाला। क्या आपको मेरी ये सारी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या साइंटिफिक रिसर्च की सारी दुनिया क्लियर है आपको? आज इसकी रिवीजन कर लोगे अच्छे से। और जिन बच्चों ने डेप्रिसिएशन नहीं करा, मैं फिर कह रहा हूँ प्लीज उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि अब तो हम साथ साथ जो कर रहे हैं आप लोग घर जाके प्लीज उस पर घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे दे दो। बहाने से तैयारी भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी और स्टडी मटेरियल भी कवर हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? 30, हाँ जी। क्यों, क्या लिखा हुआ है वहां पे? मैडम आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हो?
प्रीवियस ईयर 2021 ही तो पढ़ रहे हैं अब हम। 21 22 लिखा हुआ है, कंफर्म है? चलो इसको मैं एक बार चेक कर दूंगा। अगर आप कह रहे हो 21 22 से ऑनवर्ड से, मैं एक बार इसको चेक कर देता हूँ। चेक करके, एक सेकंड चेक कर ही लें, 2 मिनट लगेंगे, डाउट खत्म होगी। हो सकता है फ्लो फ्लो में ओवरफ्लो ना हो गया हो। स्टडी मटेरियल से चेक कर लेते हैं। हंड्रेड परसेंट ही है। एक मिनट, चलो डाउट आई है तो क्लियर तो और कर लेते हैं। जो स्टडी मटेरियल का, एक सेकंड, हम स्टडी मटेरियल से भी ऊपर एक्ट तो रखेंगे। $35,288 where the assessee has paid sum to a national lab or a university or IIT or a specified person with the direction that the sum paid shall be used for research undertaken under a program approved in this behalf, then there shall be allowed a deduction of sum equal to 1.5 times। एक सेकंड, ये 2020 तक का है ना, मैं फाइनेंस एक्ट देख लूं। नहीं, प्रोवाइजो आ गई ना, देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट where any sum is paid to such national lab or ये in previous year relevant to beginning on or after first day April 2021 assessment year, assessment year beginning on or after first April 2021। अब चेक करना, वहाँ पी वाई लिखा है, ए वाई लिखा है, वो फिर गलती से लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर फर्स्ट अप्रैल 21 का मतलब क्या हुआ, पी वाई प्रीवियस ईयर 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 से द डिडक्शन अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सम पेड, यानी 100%। क्लैरिटी है जी? पक्की बात है? शायद गलती से कुछ गड़बड़ लिखा गया वहां पे, आप वहां पे ठीक कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 2021 से ही ये चेंज हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? लास्ट में एक पॉइंट मैंने और लिखा हुआ है आउटसाइड एजेंसीज वाले पॉइंट के अंदर, कि सर ऐसा है, आपको डिडक्शन मिलती रहेगी even if approval of the institution is withdrawn subsequently after the payment is made। यानी अगर पेमेंट कर लेने के बाद आपका विड्रॉल खत्म भी हो जाता है, इसका यूनिवर्सिटी वगैरह का जो अप्रूवल है अगर वो खत्म भी हो जाता है, इवन देन आपकी डिडक्शन डिनाई नहीं होगी, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से ठीक वो करी थी ना, क्या नाम है, डोनेशन। डोनेशन कह लो या पेमेंट कह लो, डोनेशन भी कह सकते हैं इसको, डोनेशन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि आप रिसर्च वालों को डोनेट कर देते हो अमाउंट, ठीक है। वैसे डोनेशन अलाउ नहीं होती, लेकिन अगर आप इन संस्थाओं को अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको ये पेमेंट भी क्या हो जाती है, अलाउ हो जाती है। यस और नो? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो है जी 35 AD। 35 AD याद ही होगा आपको ये सेक्शन कुछ कुछ तो, कि सर अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो उस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का क्या ट्रीटमेंट है। गौर कीजिएगा,
इस सेक्शन में पर्टिकुलरली सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बातें की हुई। जो हम लोग अभी रिसर्च वाला सेक्शन कर रहे थे उसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों की बातें की हुई थी। यस और नो? तो अभी तक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हमने क्या सीखा था बच्चा पार्टी, कि एक ही बार में आप अलाउ नहीं करवा सकते हो, वो डेप्रीसिएशन में धक्के खाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हमारा लॉ कहता है अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो, हम आपसे अत्यंत प्रसन्न हैं और आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार में क्या करवा लो, अलाउ। पर बजट 2020 से एक अमेंडमेंट आई है यहाँ, दिस सेक्शन इज ऑप्शनल नाउ। लिख लो, बजट 2020 की अमेंडमेंट है, बड़ी खतरनाक अमेंडमेंट है। दिस सेक्शन इज ऑप्शनल नाउ। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सेक्शन अब मैंडेटरी नहीं है, ये सेक्शन मैंडेटरी नहीं है। तो पेपर में आप क्या करेंगे, मेन क्वेश्चन चाहे आप 35 एडी लगा के सॉल्व कर देना, लेकिन नीचे नोट लिख सकते हैं आप कि ये ऑप्शनल है। और अगर ये सेक्शन नहीं अप्लाई किया जाता फिर बताइए सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके कहाँ जाएंगे, डेप्रिसिएशन। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो 35 एडी है इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं उसमें 3 चीजें छोड़ी हुई हैं, किसी को याद हो? देखते हैं। नहीं, शिप शुप वाली बात नहीं है यहाँ, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन में थी। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, गुडविल एंड लैंड, ये 3 एक्सपेंडिचर 35 एडी में कवर नहीं होते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब देखते हैं पहले कौन कौन से बिजनेसेस को स्पेसिफाइड माना हुआ है। मैं फटाफट एक बात और बता दूं, ये वाले याद थोड़े से कर लेना, क्योंकि कई बार पेपर में सीधा ये भी आया है कि भाई एक फुल लिस्ट बना के दे दो कि कौन कौन से बिजनेसेस स्पेसिफाइड हैं 35 एडी के पर्पज के लिए। तो एक तो ना यहाँ पे ध्यान रखना, ज्यादातर आपको लैंग्वेज मिलेगी सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग, लेइंग एंड ऑपरेटिंग। यानी सिर्फ ऑपरेटिंग वालों को नहीं ये डिडक्शन देता, पहले सेटअप करा फिर ऑपरेट करा, पहले पहले ले डाउन करा फिर ऑपरेट करा। फर्स्ट में क्या है, कोल्ड चेन फैसिलिटी। पढ़ लेना कोल्ड चेन फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है, कुछ खास इसके अंदर है नहीं। मैंने आपको बताया हुआ कि इसमें सारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस या सारा आपका पोल्ट्री और जानवरों का प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट करने के लिए या रखने के लिए साइंटिफिकली कोल्ड उसका यूज किया जाता है, कोल्ड स्टोरेजेस एंड ऑल का। तो वो बिजनेस को यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस माना गया। दूसरा, आप वेयर हाउस सेटअप करके ऑपरेट करते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। और एक वेयर हाउस कौन सा था, किसी को याद हो? शुगर। पॉइंट नंबर 11, वेयर हाउस फॉर शुगर और एक वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बताइए क्या वेयर हाउस फॉर शूज आएगा, वेयर हाउस फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आएगा? कुछ नहीं आएगा, और सिर्फ शुगर और एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नथिंग एल्स। और बताओ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या जानवरों का प्रोड्यूस आएगा? पोल्ट्री फार्मिंग नहीं आएगा। जानवर जीएसटी में आते थे एग्रीकल्चर के अंदर, हमारे इनकम टैक्स लॉ में नहीं आते। और जीएसटी वालों ने भी याद करो घोड़े छोड़े हुए थे, याद आया कि नहीं आया? डू यू रिमेम्बर वाली बात है कुछ? बोलो। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, क्रॉस कंट्री आप नेचुरल गैस क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का पाइपलाइन नेटवर्क ले करके ऑपरेट कर रहे हो, पढ़ लिया? आप हॉस्पिटल को बिल्ड करके ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में कहीं भी, जिसमें कम से कम कितने बेड्स हैं? 100 बेड्स पेशेंट्स के लिए, रिश्तेदारों के साथ मिला के नहीं, पेशेंट्स के लिए, क्योंकि साथ में अटेंडेंट भी आता कई बार। पेशेंट्स के लिए 100 बेड होने चाहिए कम से कम। फिर आप होटल बिल्ड करके ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में कहीं भी, कम से कम 2 सतारिया या उससे ज्यादा। आप हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करके बिल्ड कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर, जो सीबीडीटी के द्वारा नोटिफाइड है, जिसमें आप स्लम डेवलपमेंट या स्लम का रिहैबिलिटेशन कर रहे हो। यानी जो कच्चे घर होते हैं, झुग्गियां होती हैं पंजाबी में जैसे हम बोलते हैं, उन्हें पक्का घर बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा बिजनेस भी अगर आप कर रहे हो गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर,
जो बोर्ड ने भी नोटिफाई कर रखा है, सीबीडीटी ने, वहां पे भी आपको क्या मान लिया जाएगा, स्पेसिफाइड बिजनेस। आप एक हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप करके बिल्ड कर रहे हो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की, तो वहां पे अगर आप बिल्डर हो तो उस बिल्डर को भी क्या मिल जाएगी, स्पेसिफाइड बिजनेस की डिडक्शन, जिसमें आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार में अलाउ कर दिए जाएंगे 100%। आप इंडिया में फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सेटअप करके ऑपरेट कर रहे हो आईसीडी या सीएफएस, ये ड्राई पोर्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था शायद कि कस्टम पोर्ट वगैरह जहां दूर होते हैं बड़े, तो हमारे यहाँ पे क्या करा हुआ है, छोटे कस्टम पोर्ट्स खोल रखे हैं कि एक बिजनेसमैन यहीं आके बस अपना सामान दे दे, वहां से अपने आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा। तो ये ड्राई पोर्ट्स हैं, उसको भी सेटअप करके कोई ऑपरेट कर रहा है अगर प्राइवेट सेक्टर वाला प्लेयर, तो क्या माना जाएगा, स्पेसिफाइड। आप हनी एंड बीज वैक्स को प्रोड्यूस कर रहे हो बी कीपिंग करने के बाद, यानी पहले बी कीपिंग करते हो फिर आप प्रोडक्शन करते हो हनी एंड बीज वैक्स का, तो आप भी क्या कर रहे हो, आप ऑपरेट कर रहे हो स्लरी पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर, आप सेटअप और ऑपरेट कर रहे हो सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन, ये मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आजकल चिप्स वगैरह यूज होती हैं वो सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन से ही चलती हैं सारी, उसी ये जो जितने भी आपके मोबाइल में मदरबोर्ड होते हैं, कंप्यूटर में मदरबोर्ड होते हैं, चिप्स वगैरह ये सारी उस इंडस्ट्री की गेम है। और लास्ट में अगर आप डेवलप कर रहे हो या मेंटेन एंड ऑपरेट कर रहे हो या डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग कर रहे हो न्यू इंफ्रा फैसिलिटी की, और इंफ्रा फैसिलिटी का मतलब क्या है, आप कोई रोड वगैरह बना रहे हो, आप हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप पोर्ट बना रहे हो, एयरपोर्ट बना रहे हो, इनलैंड वाटरवे बना रहे हो, इनलैंड पोर्ट बना रहे हो, यानी पानी में पोर्ट बना रहे हो, आप हवाई जहाज वाला एयरपोर्ट बना रहे हो, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, स्पेसिफाइड बिजनेस। एक बार लैंग्वेज आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दी है, बोलो कर लोगे। डेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, डेट्स लर्न करने की जरूरत नहीं है कि कब से ये स्पेसिफाइड बिजनेस को डिडक्शन मिलनी शुरू हुई है, बस आप मोटा मोटा ये मान के चलो ये ज्यादातर 2007 8 9 उसके बाद से ही शुरू हुए हैं, उससे पहले तो कोई नहीं है। यस और नो। एक फाइनेंस एक्ट 17 में अमेंडमेंट आई थी कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो टू अ पर्सन इन अ डे, और किससे एक्सीड कर रही हो पेमेंट 10,000 रुपीज से, तो प्लीज 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 क्या यूज कीजिएगा, अकाउंट पे ही चेक या अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या ईसीएस थ्रू अ बैंक अकाउंट या फिर एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस, भीम पे, आधार पे, इस तरह के पॉइंट सारे थे, आरटीजीएस, नेफ्ट, ये सब अलाउड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। पॉइंट नंबर 3 आपको ऑलरेडी आता है, अभी बता चुका हूं, यस और नो। पॉइंट नंबर 2 सुनिएगा, सर क्या अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा हुआ कमेंसमेंट से पहले, क्या वो भी अलाउ हो जाएगा, द आंसर इज यस। और किस ईयर में जाके अलाउ होएगा, ये अलाउड होगा, लिख देता हूं यहाँ पे, इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, लिखा होगा आपकी वैसे मेन बुक में, कमेंसमेंट ईयर में ही ये अलाउ होगा। और ध्यान ये रखना, कितने साल पुराने तक के अलाउ कर दोगे, यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, 3 इयर्स वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ 3 इयर्स वाला पॉइंट नहीं है। कहाँ था 3 इयर्स वाला पॉइंट, साइंटिफिक रिसर्च वाले में था। यहाँ सिर्फ इतनी सी शर्त है कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कमेंसमेंट से पहले करा हुआ, हम वो आपको अलाउ कर देंगे इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, बट शर्त है आपने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर लिया हो, किस दिन, ऑन द डेट ऑफ कमेंस, पढ़ के देखो। अगर आप 35 एडी क्लेम करते हो तो आपको ये 80 आईए, आईबी, आईसी, ये कुछ सेक्शन है जो आपके सिलेबस में है नहीं,
पर ये डिडक्शंस मिलती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स। ये डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, यानी इनकम टैक्स लॉ ये बोलता था कि या तो आप 35 एडी क्लेम कर लो, पर ये फिर इनकम कम आएगी ना आपकी, क्योंकि 35 एडी क्लेम करके आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर लिया तो इनकम कम आएगी, फिर हम आपको इनकम की डिडक्शन थोड़ी देंगे अलग से। और अब तो इनको यही बोल दिया ना कि सेक्शन ही ऑप्शनल है। पहले भी वैसे इस तरह की बात थी कि या तो वो क्लेम कर लो या ये क्लेम कर लो। और एक बात और, अगर आपने डिडक्शन क्लेम करी है 35 एडी की, तो उन एसेट्स पे आपको क्या नहीं मिलेगी, डेप्रीसिएशन, क्योंकि आपको एक ही बार में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो गया, ना डेप्रीसिएशन मिलेगी और ना ही एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलेगी। एक ना पीछे वाले टॉपिक में मैंने समरी में डाला नहीं, ये रिसर्च वाले के नीचे एक टॉपिक आपको और मिलेगा कि ये साइंटिफिक रिसर्च वाला जो एसेट है ये आपने सेल कर दिया आगे। एक था विदाउट बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस और एक था विद बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि अगर सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट होता है तो यहाँ पे दो केस होते थे, विदाउट यूज्ड फॉर बिजनेस और आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस। याद आ रहा है? तो जहां तो पहले ये बिजनेस में यूज होके फिर बिकता था, हम इसकी एडिशन दिखाते थे ब्लॉक में नील वैल्यू पे। याद आया? एडिशन क्यों नील वैल्यू पे दिखाते थे? क्योंकि इसकी सारी डिडक्शन आपको लागू हो चुकी, फिर बाद में बस ब्लॉक कंसेप्ट लग जाता था इसके ऊपर। और बताओ जब ब्लॉक कंसेप्ट लगता होगा तो सेक्शन 50 भी लग सकता है, अगर ब्लॉक नेगेटिव वगैरह लग जा रहा हुआ तब तक नहीं लगेगी, जब तक ब्लॉक नेगेटिव नहीं जा रहा। और अगर बिना बिजनेस के यूज करे आप इसको सेल कर देते हो साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट को, उस केस में क्या होता है, उसके उसके 50 सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पे कौन सा ब्लॉक में आया ये एसेट। तो वहां पे तो आपको पता क्या करना पड़ता था, आपको ये देखना पड़ता था कि जितना पहले हम पी एंड एल में, जैसे मान लो अगर 10 लाख का एसेट था, अब 10 लाख क्लेम कर चुके, आपको 9 लाख रिकवर हो गया, तो पहले पीजीबीपी इनकम बनती थी, क्योंकि जितना पैसा आप क्लेम कर चुके हो पी एंड एल में पहले उसकी रिवर्सल है। और अगर उससे भी ज्यादा आपको कुछ मिलता था तो आप वहां कैपिटल गेन निकालते थे, और ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ दैट एसेट। क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक कंसेप्ट नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे जरूरी नहीं हमेशा शॉर्ट टर्म गेन आए। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल इसका करवा रखा है क्लास के अंदर, वहां पहली बार मैंने आपको इंडेक्सिंग करवाई हुई है, आप चेक कर लेना, लॉन्ग टर्म गेन निकला हुआ है वहां, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 मंथ से ज्यादा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? अब पॉइंट नंबर 5 जरा, 5 से पहले 6 पढ़ा देता हूँ। अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ, किस सेक्शन में, 35 एडी में। इसका मतलब स्पेसिफाइड बिजनेसेस का लॉस आ सकता है इवन ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है पॉइंट? पॉइंट नंबर 6। अब जैसे ही हमें ये पता लगा कि यहाँ पे अनअब्जॉर्ब्ड का कंसेप्ट नहीं है, तो हमें लगेगा यार यहाँ तो बहुत बार लॉसेस आएंगे। तो अब पहले याद करवाओ पीजीबीपी के लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट, क्योंकि पीजीबीपी है भी, पीजीबीपी के लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट था, एक तो पीजीबीपी से एडजस्ट हो जाता है, दूसरे बिजनेस से, और किसी भी हेड से हो जाता है, पर सैलरी से नहीं होता, कैजुअल इनकम से नहीं होता। ये नॉर्मल प्रोविजन थी। ये जो लॉस है ये भी पीजीबीपी का, बट दिस लॉस इज ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे सेक्शन लगता है 73A, लॉस ऑफ वन स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट्स ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। क्या होटल का लॉस आप हॉस्पिटल के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हो? यस, कर सकते हैं। ध्यान से सुना करो क्लास में बात, सिर्फ मेरे ना हाव भाव पे मत जाया करो, क्योंकि क्लास में कंसंट्रेशन नहीं आपकी।
भाई होटल भी स्पेसिफाइड बिजनेस है और हॉस्पिटल भी स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये आपस में एडजस्टेबल। और तो और अगर एक स्पेसिफाइड बिजनेस एलिजिबल फॉर डिडक्शन है और दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD के लिए एलिजिबल भी नहीं है, मान लो, सर ये कैसे हो सकता है? मान लो आप सारी कंडीशंस पूरी कर रहे हो एलिजिबल बिजनेस की, लेकिन आपके जो कमेंस हुए हैं ऑपरेशंस वो उस डेट से पहले हुए हैं जो एलिजिबिलिटी की डेट है। तो आप हो तो एक तरह स्पेसिफाइड बिजनेस, बट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। इवन देन आप उसके प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हो, पढ़ के देख लो लैंग्वेज पूरी। और एक बात ध्यान रखना, कैरी फॉरवर्ड इसका अनलिमिटेड पीरियड के लिए अलाउड है, लेकिन आगे जाके भी ये सिर्फ किससे एडजस्ट होगा? स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही। और ध्यान रखना, यहाँ रिटर्न ऑफ लॉस आपकी टाइम पे फाइल हुई होनी चाहिए। अगर रिटर्न ऑफ लॉस आप टाइम पे फाइल नहीं करते हो फिर नहीं आपको एडजस्टमेंट मिलेगी, पढ़ के देखो। आया जी समझ? पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अगर एक असेसी बिल्ड करके होटल उसके ऑपरेशंस किसी को ट्रांसफर कर देता है और ओन वही करता है होटल को, तो ऐसे में भी वो मान लिया जाएगा कि वो बिल्ड एंड ऑपरेट कर रहा है होटल। होटल इंडस्ट्री में ऐसा बड़ा होता है कि बिल्ड कर लिया पहले पर उसके ऑपरेशंस आउटसोर्स कर दिए, but even then the assessee will be deemed as that he has built and he is operating the hotel himself and he will be eligible to claim the deduction under section 35 AD। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पॉइंट नंबर 9 सुनिएगा, मिनिमम होल्डिंग पीरियड। ये ना क्या है, कई लोग क्या करते थे, अगर उनके दो यूनिट्स होते थे, एक नॉर्मल और एक स्पेसिफाइड, एसेट लेना होता था नॉर्मल के लिए लेकिन खरीदते थे स्पेसिफाइड बिजनेस के अंदर, क्योंकि वहां पे 100% डिडक्शन है। 6 महीने साल वहां यूज करा स्पेसिफाइड बिजनेस में और फिर उसे उठा के ट्रांसफर कर दिया, सॉरी, 6 महीने साल उसे यूज करा नॉर्मल बिजनेस में, फिर उसे उठा के ट्रांसफर कहाँ कर दिया? स्पेसिफाइड बिजनेस में। अब ये बड़ा चक्कर था, डिडक्शन ले लिया आपने, मैं उल्टा नहीं बोल रहा, एक मिनट, स्पेसिफाइड में पहले खरीदते थे फिर नॉर्मल में ट्रांसफर कर देते थे, तो स्पेसिफाइड में डिडक्शन ले ली पर यूज कहाँ होता था एसेट? नॉर्मल में बाद में। अब एक प्रॉब्लम इसमें क्या आई एक्ट को, इन्होंने ये लिखा हुआ था, अगर आप जाके सेक्शन 28 द्वारा पढ़ेंगे ना, सेक्शन 28 में एक पॉइंट लिखा हुआ था 35 AD से रिलेटेड, मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट पॉइंट है, आपकी बुक में भी होगा वो, यहाँ पे तो थोड़ा पहले है, बुक में शायद लास्ट हो, चेक करो 28 सेक्शन। एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम transfer, destruction, demolition of a capital asset whose cost was allowed under section 35 AD। अब वैसे तो एक्ट ने अपनी तरफ से पुख्ता इंतजाम किया था कि अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे 35 AD वाले सेक्शन को, एसेट को, और आपको कोई पैसा रिसीव होगा तो हम उसे पीजीबीपी में टैक्सेबल कर देंगे। लेकिन जो केस मैं आपको बता रहा हूँ, जहां स्पेसिफाइड से नॉर्मल यूनिट में एसेट ट्रांसफर हो रहा है वहां तो कोई पैसा भी नहीं मिल रहा, तो ये सेक्शन भी अट्रैक्ट नहीं हो पाता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन एक बात है, अगर तो पैसा रिसीव हो रहा हुआ फिर तो ये सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा 28, और वहां पे तो आप क्या बोल दोगे, जितना भी पैसा रिसीव हुआ, चाहे वो कॉस्ट से कम है, चाहे वो कॉस्ट से ज्यादा है, चाहे वो कॉस्ट के बराबर है, इंटायर सेल प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज पीजीबीपी इनकम। पहले आप कॉस्ट डेबिट कर ही चुके होगे पी एंडल में 35 AD की,
कॉस्ट आप डेबिट कर ही चुके होगे। अब जितने भी पैसे आपको रिसीव होंगे उस एसेट को ट्रांसफर करने पे, दैट विल बी ट्रीटेड एज पीजीबीपी इनकम। ये पहला पॉइंट समझ में आया। तो पहले काम करता हूँ, वो वाला पॉइंट पढ़ाता हूँ जहां हमने ये लिखा हुआ है कि जब भी 35 एडी वाला सेक्शन वाला हमारा एसेट बिकेगा, जब भी बिके, चाहे 8 साल के अंदर बिके चाहे 8 साल के बाद बिके, एक बार तो आप ये मान के चलो इंटायर सेल प्राइस क्या मान ली जाएगी, पीजीबीपी। ये मैं नहीं कह रहा, सेक्शन 28 कह रहा है। और इससे हमें एक बात और क्या समझ में आती है, कैपिटल गेन नहीं कंप्यूट होगा इस पे, क्योंकि सारा सम कहां जा रहा है। लेकिन अब बताओ कौन से वाले केस बच गए जहां ट्रांसफर हुई पर पैसे नहीं लिए जा रहे, वो तो कवर ही नहीं हुआ। तो उसके लिए आपकी जो अमेंडमेंट है वो ये वाली आई थी, मिनिमम होल्डिंग पीरियड वाली। सुन रहे हो, ये 35 एडी सब सेक्शन 7B करके दिया होगा मैंने, नीचे से स्टार्ट हो रहा है कहीं, एग्जाम्पल्स के नीचे है शायद। कहता जिसकी डिडक्शन आपने क्लेम कर ली उसको आपको कितनी देर के लिए रखना पड़ेगा, 8 ईयर्स। अगर आप इस एसेट को यूज करना शुरू कर लेते हो फॉर एनी पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस विद इन 8 ईयर्स, और आप 28 वाले मोड में भी कवर नहीं हो रहे, बताओ 28 वाला मोड कौन सा है, जहां आप सम रिसीव करते हो। मतलब बेटा सही खेल गए, ना सम रिसीव करा और ना ही स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, वो वाले केस यहाँ कवर होंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और 8 ईयर्स के अंदर अगर आपने ऐसा कोई गुल खिलाया तो सुन लो बेटा ध्यान से, आपकी पीजीबीपी इनकम निकाल दूंगा मैं। और पीजीबीपी इनकम किस ईयर की निकाल दूंगा, जिस ईयर में आपने ऐसी करतूत करी। क्या करतूत है, सम रिसीव नहीं करा, एसेट को उठा के कहां यूज करना शुरू कर लिया, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। और क्या अभी 8 साल पूरे हो गए, 8 साल हो गए, उसके बाद तो जो मर्जी करी जाओ। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखना, अगर सम रिसीव करोगे तो 28 सेक्शन तो लगेगा हमारा। हाँ, 8 साल के बाद आप उठा के उसे नॉन स्पेसिफाइड के लिए यूज कर लो, हमें प्रॉब्लम नहीं है। 8 साल में वो एसेट निचड़ गया होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब सुनो क्या बोलता है हमारा लॉ यहाँ। कहता बेटा हमारी डिडक्शन क्लेम कर गए थे ना 35 एडी में, हमने कहा हाँ यार करी तो थी। कहता अब मान के चलो कि ये एसेट, क्योंकि आपने 8 साल में इसकी ना काया पलट दी है, कहा ये था स्पेसिफाइड में यूज करूंगा पर कर नॉन स्पेसिफाइड में रहे हो, हम तो शुरू से मान के चलेंगे कि आप इसको नॉन स्पेसिफाइड में यूज करते आ रहे हो, यानी शुरू से आप हमसे डेप्रीसिएशन ले लो इस एसेट की, ये अज्यूम करते हुए कि आपको 35 एडी क्लेम ही नहीं होना था, यहां तक की डेप्रीसिएशन निकाल लो। यस और नो। और ये लेस करके जो फिगर आ गई ये आपकी डीम्ड इनकम है। ये आपकी कौन सी इनकम है, डीम्ड इनकम। यानी बताओ लॉ का इंटेंट क्या है। लॉ का ये इंटेंट है कि अगर आप हमसे 35 एडी क्लेम करके थे 10 लाख, लेकिन आपकी डेप्रिसिएशन सिर्फ बनती है 2 लाख, तो भाई हम आपको 8 लाख की डिडक्शन नहीं देने वाले। इसका मतलब आप पहले 10 लाख क्लेम कर चुके हो, अब आपकी 8 लाख क्या बना ली जाएगी, इनकम। इसका मतलब नेट आपको क्या ला हुआ, सिर्फ 2 लाख ही तो ला हुआ आपको। और वो ये लाओ होगा क्योंकि हम तो ये मान के चलेंगे कि आपका ये एसेट हो ही किस में यूज रहा है, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो। तो आज हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, 35 पढ़ा सारा साइंटिफिक रिसर्च, और 35 एडी भी पढ़ा, कौन सा, स्पेसिफाइड बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ, यस और नो। ये 2-3 छोटे छोटे सेक्शन है, एक 35 सीसीए, ये बात करता है कि आपको डिडक्शन दे दूंगा, है आपकी बुक में सीसीए 100%, अगर आप सम पे करते हो हमारे नेशनल रूरल फंड को, हमारे नेशनल रूरल पॉवर्टी रेडिकेशन फंड को, हमारे कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को जो रूरल डेवलपमेंट कर रहा है, हमारे किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन को
जो पर्सन्स की ट्रेनिंग करता है इन इम्प्लीमेंटिंग द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। यानी गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि गांव का विकास करना है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस करो, सम पे करो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड नहीं आपके, लेकिन आपका ग्रामीण भारत को विकासित करने में आपका योगदान है, तो हम आपका वो करा हुआ खर्चा आपके P&L में क्या कर देंगे, डेबिट। सेक्शन 35CCC, अगर आप कोई ऐसे एसएससी हो जिसने एक्सपेंडिचर करा है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में क्या होता था, जैसे जो किसान वगैरह होते हैं ना, उनको उनको नॉलेज इम्पार्ट करना, उनको ट्रेन करना, तो ये सब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट थे नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो आपको डिडक्शन कितनी दे देंगे हम, 100%। आपकी बुक में कितनी है, तो ये 100 होगी, इसके नीचे भी बॉक्स आ रहा है देखो, तो ये 100 होगी, ये लिखा ही हुआ है वैसे आपकी बुक में, यस और नो। और सेक्शन 35CCD किसकी बात करता है, अगर कोई कंपनी है, अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है पढ़ लेना है, अगर कोई कंपनी है जिसने एक्सपेंडिचर करा है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, किस प्रोजेक्ट पे करा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी आप लोगों के स्किल को डेवलप कर रहे हो, यानी उन्हें और ज्यादा एम्प्लॉयबल कर रहे हो। हालांकि वो स्किल डेवलपमेंट का आपको भी फायदा होगा आपके बिजनेस में, लेकिन आप जो HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वर्कफोर्स है, उसे और स्किल्ड बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा रहे हो उनकी, तो आपको भी हम डिडक्शन अलाउ कर देंगे, कितनी, 100%, वो भी लिखा होगा, यस और नो। तो हम एक काम करते हैं, मैं अभी यहाँ रोकता हूँ इस चैप्टर को, हम साथ में थोड़ी GST के एग्जाम्पशंस कर लेते हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले कहा था कि हम लोग एग्जाम्पशंस भी कुछ कुछ कर लेते हैं, जिससे कि आपका उसमें भी मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है जी, तो अभी हम यहाँ रोकते हैं, कंटिन्यू करेंगे GST की एग्जाम्पशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।